बरेली हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक शहर जिसे संतों और नवाबों के नाम से जाना जाता है। वहीं बरेली का एक किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसे लोग शापित दुर्ग के नाम से जानते हैं। सन 1784 अवध के नवाब आसिफउद्दौला का शासनकाल। बरेली न सिर्फ एक सैनिक केंद्र था बल्कि अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक धुरी के लिए जाना जाता था। उसी बरेली के बाहरी इलाके में बना था एक किला जिसका नाम था किशन दुर्ग। कहा जाता है कि यह किला हिंदू और मुस्लिम शिल्पकला का संगम था जिसमें एक तहखाना भी था। उस तहखाने को आज तक किसी ने नहीं देखा। सन 1857 की क्रांति के बाद यह किला एक रहस्य बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि इस किले से रात के वक्त आवाजें आती हैं, दियों की रोशनी जलती है, घोड़ों की टाप सुनाई देती है, किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। मारे बेटे, उस किले की तरफ ना जाइए। उस किले के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहें, जहाँ वहाँ मत जाइए। हेलो दीपक, हेलो प्रशांत, कैसे हैं आप दोनों? आपने सुना है उस किशनदुर्ग किले के बारे में जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ कोई आत्मा है, वहाँ कोई औरत चीखती है वगैरह वगैरह। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उस किले के अंदर जाकर इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस किले के अंदर गया वो कभी भी जिंदा नहीं लौटा। प्रोफेसर अयान मुखर्जी, इतिहास विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय। इतिहास के पन्नों में छुपी कहानियों को उजागर करने वाले इतिहासकार प्रोफेसर अयान मुखर्जी ने जब बरेली की एक पुरानी लाइब्रेरी में विजिट किया तो वहां उन्हें एक बहुत ही पुरानी डायरी मिली, जो डायरी किसी राजकुमारी अमृता की थी और उसमें किशनदुर्ग नाम के किले का जिक्र था। शायद वो किशनदुर्ग के आखिरी निवासी थी जिसने ये डायरी लिखी थी। मेरे पिताजी ने जो किया उसकी सजा हम सबको मिली। कभी भी दक्षिणी द्वार मत खोलेगा, कभी नहीं। राजकुमारी अमृता। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अयान ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मदद ली और फाइनली उसे उस किले के अंदर जाने की परमिशन मिल गई। उसने अपने साथ 2 गाइड्स लिए जो बरेली के ही रहने वाले थे, अर्जुन और राशिद। हेलो राशिद, हेलो अर्जुन, क्या आप लोग तैयार हैं? वो किले के अंदर दाखिल हुए तो बाहरी दीवारें तो गर्म थीं, लेकिन किले के अंदर की हवा अजीब ठंडी थी, जहां से ऐसा लग रहा था कि इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। अयान सर, हमने इस किले के बारे में काफी सुना है। इस किले में कोई आता जाता नहीं है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ आए रिसर्च करने वो कभी वापस नहीं गए। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी रिसर्च की है और मैंने एक राजकुमारी अमृता की डायरी पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि इस किले के तहखाने में कोई ऐसा राज छुपा है जो इंसान सह सकता है ना उजाला। तो चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो किले के अंदर चलते रहे और आपस में बातें करते रहे। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि किलों की दीवारों पर अभी भी खून के धब्बे और युद्ध के निशान थे, जिनसे ये पता चलता था कि वहां लोगों ने क्या कुछ सहा होगा। किले की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकला के नमूने बने हुए थे। उन नमूनों को देखकर पता चलता था कि वहां के लोग कितने बड़े कलाकार और शिल्पकार रहे होंगे। अयान ने इन नमूनों को हाथ से छुआ और वो एक्साइटेड हो गया। हे अर्जुन, राशिद, ये देखो कितनी खूबसूरत कला है। अमेजिंग। वाओ, कितनी खूबसूरत कला है सर। अगर ये दुनिया के सामने आ गया तो लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में धूम मच जाएगी, धूम। वो तीनों बहुत देर तक शिल्पकारी के उस बेहतरीन नमूनों को सराहते रहे। लेकिन यहाँ के बारे में जो अफवाहें हैं वो बहुत फनी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे किसी औरत के चीख की आवाज आती है। So funny, isn't it? बात करते करते वो किले के रास्तों को एक्सप्लोर करते रहे। चलते चलते उन्हें अचानक एक दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मिली जिसके हाथ में एक लैंप था।
हैरानी की बात यह थी कि वो लैंप आज भी जला हुआ था। बात ये थी कि मूर्ति के नीचे एक सीमेंट की साफ सुथरी दीवार बनी हुई थी। उन तीनों ने हैरानी से उस दीवार को जैसे ही छुआ, सामने की तरफ एक दरवाजा खिसक गया और कुछ सीढ़ियां नजर आने लगीं। तीनों ने उन सीढ़ियों पे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो इन सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचे, अगले रास्ते पर कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रही थीं। शायद उसी तहखाने की तरफ जाता था जिसका जिक्र राजकुमारी अमृता ने अपनी डायरी में किया था। जैसे ही वो जीने से उतरने लगे, उनका दिल धक से रह गया कि सामने अजीब सी एक आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे को धक्का दिया और वो आकृति तेजी से बाहर की तरफ निकल गई। अपने डर पे काबू पाकर अयान ने अपने हाथ में मशाल ली और सबसे आगे नीचे उतरने का फैसला किया। जीने के आखिर में एक तहखाना था और तहखाने को देखकर उनका दिल दहल गया। जगह जगह टूटी हुई तलवारों के टुकड़े और जिस्मानी अंगों से आती हुई खून की बदबू ने उनका दिल हिला कर रख दिया। सामने सिंहासन पर बैठा था एक कंकाल, जिसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में थी एक फटी पुरानी किताब। तहखाना दरअसल इस किले के राजा विष्णुदत्त का गुप्त न्यायालय था। इस न्यायालय में राजा बहुत सारे लोगों पर जुल्म करता था। गरीबों, बच्चों और बूढ़ों को फांसी पर लटकाया जाता, उन पर जुल्म किया जाता, उन्हें बेवजह मारा जाता था। राजा विष्णुदत्त को ये पता चला कि उसकी बेटी राजकुमारी अमृता किसी गरीब लड़के से प्रेम करती है। वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने राजकुमारी अमृता को बहुत डांटा। राजकुमारी ने अपने पिताजी के हाथ पकड़कर रोना शुरू किया और रोते हुए उन्हें समझाया कि वो उस लड़के को नहीं छोड़ सकती। लेकिन राजा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उस लड़के को रातों रात अपने लोगों से मरवा दिया। कुमारी अमृता अपने पिता के अहंकार में डूबे इस फैसले को और अपने प्रेमी की जुदाई के दुख को सह न सकी और उसने खुद को एक दीवार में कैद कर लिया। ही अयान ने किताब को उठाया, एक जोरदार बिजली कड़की और अचानक से जमीन कांपने लगी। अयान के हाथ में मौजूद मशाल बुझ गई और अचानक से चारों तरफ अंधेरा होने लगा। उन तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक राशिद की आंखों में खून उतर आया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसकी मशाल की लौ नीली हो गई और उसके चेहरे पर छा गई एक अजीब सी शैतानियत। राशिद की हालत देखकर अर्जुन के जिस्म से जान निकल गई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रोफेसर अयान अब बिल्कुल अकेले थे और उनके चारों तरफ थे कंकाल ही कंकाल। कंकालों से जान बचाने के लिए प्रोफेसर अयान ने वहां से भागना शुरू किया और वो पहुंचे एक वीरान सी जगह पर, जहां पर मकड़ियों के जाले, कीड़े मकोड़े और उनके पीछे खड़ी थी एक आत्मा। भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस काली परछाई की ताकत के आगे बेबस हो चुका था। तुम्हें मुझे मारना है मार दो, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, राजकुमारी अमृता। अपना नाम सुनकर उस काली परछाई के हाथों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कैसे करोगे मेरी मदद? भरोसा रखो मुझ पर, भरोसा रखो। बताओ मुझे क्या करना होगा। अयान की बात सुनकर वो काली परछाई अचानक एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। तुम्हें मुझे और मेरी प्रेमी को मुक्ति दिलानी होगी। बहुत जल्द तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। मौत चंद ही घंटों में उन्हें अपने गले लगाने वाली है। ने अपनी शक्ति से राशिद और अर्जुन की हालत को अयान के सामने पेश कर दिया। एक तरफ राशिद बुरी तरह जख्मी हालत में एक अंधेरी कोठरी में था। उसकी मुंह से तड़प तड़प कर चीखें निकल रही थी। उसका दर्द उसके चेहरे से जाहिर था। दूसरी तरफ अर्जुन एक दलदल में फंस रहा था। धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा राजकुमारी? मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। प्रोफेसर अयान, तुम्हें सब कुछ उस किताब में मिल जाएगा जो तुमने राजा के सिंहासन से उठाई है। अयान सोच में पड़ गया। उसने जैसे ही काली किताब उठाई, वो काली परछाई वहां से गायब हो गई।
किताब से उसे पता चला कि उसे एक सुरंग खोदनी होगी। उस सुरंग के नीचे जाकर 2 लाशें दबी हुई हैं जो ताबूतों में बंद हैं। उसे उन दोनों का अंतिम संस्कार कराना होगा। पूरी रात सुरंग की खुदाई करते करते अयान की हालत अब जवाब देने लगी थी कि अचानक उसे एक रोशनी नजर आई। अंदर किले के एक और सीक्रेट रास्ता उसे मिल चुका था। अपना दिल थामे, चेहरे पर एतमाद लिए और हाथों में टॉर्च लेकर उस सुरंग में धीरे धीरे चलता रहा। उनकी हैरानी का अब कोई पैमाना नहीं था। यह किला जाने अपने अंदर कितने राज छिपाए हुए था, क्योंकि उस सुरंग के आगे उसे एक और सीक्रेट रास्ता मिला। आखिरकार अयान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे 2 ताबूत मिले। उसने उन ताबूतों को उठाया और उठाकर अपने साथ बाहर ले आया। किले के बाहर आकर उसने देखा कि राशिद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उठ जाओ मेरे दोस्त, उठ जाओ, हिम्मत करो। दूसरी तरफ वो अर्जुन को बचाने के लिए उस कोठरी में गया और उसे सहारा देकर बाहर लेकर आया। उन दोनों के साथ वो तुरंत शमशान घाट पहुंचा। तीनों ने मिलकर उन 2 लाशों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। उन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करते वक्त उन तीनों के चेहरों पर बला का इत्मीनान मौजूद था। अब किशन दुर्ग किला एकदम शांत हो चुका था। चारों तरफ सुकून ही सुकून था। किले में मौजूद खूबसूरत शिल्पकारी के नमूनों को जब अयान ने पुरातत्व विभाग के सामने पेश किया तो पुरातत्व विभाग के अंदर उसकी धूम मच गई। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की अथॉरिटी ने अयान, अर्जुन और राशिद तीनों को इस नेक काम के लिए बहुत सराहा और उनको बेहतरीन अवार्ड से नवाजा।